अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिका से जंजीर बांधे डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय, विपक्ष ने उठाए सवाल। सूरत में खुली गटर में गिरा बच्चा, 24 घंटे बाद मिला बच्चे का शव। और वडोदरा के विश्वामित्री में मगरमच्छ की गिनती, गिर फाउंडेशन और वन विभाग ने प्रक्रिया को दिया अंजाम। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले इन लोगों के पैर में चेन बांधी गई थी, जबकि हाथ भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इन्हें ऐसी हालत में ही मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहां से भारत आने के बीच 40 घंटे का सफर इन लोगों ने बेड़ियों में जकड़े हुए ही तय किया। कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्लेन में एक जगह बैठे रहने को कहा गया था। उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो प्लेन का क्रू अपने साथ वॉशरूम तक ले गया और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया। इस मामले विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया और इस बर्ताव पर जवाब की मांग की। वहीं अप्रवासियों की वापसी के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संसद में जवाब दिया। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। विदेश मंत्री ने बताया, अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया था। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? सूरत के वरियाव क्षेत्र में एक बच्चा खुली गटर में गिर गया है। घटना की 19 घंटे बाद भी अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूरत में बच्चे की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर अब स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं और पालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे रोड चक्का जाम कर रहे हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि इस समय सड़क जाम करने का कोई औचित्य नहीं है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अगर बच्चा मिल जाता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 5 કલાક ને 45 મિનિટે જે ફાયર કંટ્રોલમાં કોલ મળેલ ત્યાંથી કન્ટિન્યુ અમારી અવિરત ફાયરની 7 થી 8 ટીમો કન્ટિન્યુ કામમાં લાગી ગયેલી। એમાં અમારા સિનિયર અધિકારીઓ અને બધી ટીમ અહીંયા ઘટના સ્થળ પર પહોંચી અને કન્ટિન્યુ કામગીરી કરતા હાલ અમને સફળતા મળી છે। જ્યાંથી બાળક પડ્યો છે ત્યાંથી આપને વરિયાવ સુએજ પમ્પિંગ સ્ટેશન છે, એમાં જે મળ ભેગું થાય એમાં જે વેલ બનાવેલો છે, વેલની અંદરથી એના સક્શન ઇનલેટ પાસેથી મળેલો છે। અંદાજે 1 થી 1.5 કિલોમીટરનો એરિયા છે, જે આમ તો 700 થી 800 મીટર એ ઇન્ટરનલ જે સ્ટ્રોમ વોટરના ડ્રેનેજના મેન હોલ ઓપન કરી અને અમે આગળ ચેક કરાયું। પછી અમને લાગ્યું કે હવે આનાથી ડ્રેનેજનું વોટરની આપણે ડેપ્થ વધારે હોય ત્યાં અમે જેટિંગ મશીનનો પણ ઉપયોગ કર્યો ડ્રેનેજ વિભાગની અને આગળ સર્ચ કરતા અમને વધારે શંકા લાગતી હતી કે જે આપનો આ પમ્પિંગ સ્ટેશન છે એની અંદર હોઈ શકે બાળક। તો અત્યાર સુધી એ કામગીરી ચાલુ હતી અને એક બીજી બાજુ આપણે બોટ નાખી અને ખાડી સાઈડ પણ જવાના ચાન્સીસ હતા, तो ત્યાં પણ આપણી सर्चिंग કામગીરી ચાલુ હતી અને હાલ સફળતા મળી। वहीं महानगर पालिका की इस लापरवाही पर आप नेताओं ने भी रोष जताया है। आप नेता पायल साकरिया ने इस मामले जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है।
जी बहुत ही दुख की घड़ी है अभी। जिस शहर में स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिलता है, स्वच्छता का अवार्ड मिलता है, अलग अलग अवार्ड मिलते हैं, एक के बाद एक अवार्ड मिल रहे हैं, उसी शहर में दो साल के बच्चे ने ड्रेनेज में जाकर मतलब ड्रेनेज में गिर के मतलब अपनी जान गंवाई है और 24 घंटे के बाद उनका मृतदेह मिला है। और अभी जैसे कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर थे कुछ, वो तो वाहवाही लूट रहे थे कि भाई 24 घंटे के बाद हमें सफलता मिली है, हमने डेड बॉडी बाहर निकाली है। कौन सी सफलता? एक बच्चे की डेड बॉडी बाहर निकाल कर इसको बाहर लाकर आप बोलते हो कि सफलता मिली है? कौन सी सफलता? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि भाई हमने काम नहीं किया है, हमारी लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपना बच्चा खोया है। अब तक 19 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वडोदरा से एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। अब सूरत महानगर पालिका, फायर विभाग और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने मिलकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। टीम गटर की गहराई में जाकर खोजबीन कर रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोग भी लगातार इस मामले को लेकर चिंतित हैं और प्रशासन से जल्दी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ગઈકાલે જે બનાવ બન્યો હતો કે જે 2 વર્ષનો બાળક આજે ડેનેજ લાઈનમાં જે પડેલ હતો તેના કારણે કાલની ઝુંબેશ હતી। આજે ઝુંબેશમાં કાલે 7 વાગ્યાથી સવારે 8 વાગ્યાથી હાજર હતા, જેમાં અમારા કમિશનરશ્રી સાથે લાઈવમાં હતો, અમારા મેયરશ્રી સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન સાથે લાઈવમાં હતા, તેની સાથે અમારે લાઇટ એન્ડ ફાયરના બધા જવાનો સાથે હતા તથા દરેક મિત્રો સાથે હતા અને મિત્રોને કારણે સફળતા અત્યારે આપણને મળી ગઈ છે। બાળકની લાશ અત્યારે મળી ગઈ છે, પમ્પિંગ સ્ટેશનમાંથી મળી ગઈ છે। આજે કલાક જોવો તો કાલે 5 વાગ્યાનો બનાવ હતો, એટલે આજે 5 કલાક થયા, 24 કલાક થયા છે। કન્ડિશન તો બોડી ફૂલાઈ ગયેલી હશે અત્યારે। આજે વરિયાવ જે પમ્પિંગ સ્ટેશન હતું એમાંથી અત્યારે મળે। गुजरात के सूरत में गटर में गिरा बच्चा ढूंढने में एनडीआरएफ को सफलता मिली है। 24 घंटे की मशक्कत के बाद वरियाव पंपिंग स्टेशन से बच्चे को मृत स्थिति में बाहर निकाला गया। बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। महाराजा साजराव गायकवाड़ का शहर वडोदरा और वडोदरा के मध्य से गुजरती है विश्वामित्री नदी, जो वडोदरा शहर की शान एक वक्त में मानी जाती थी। अब नदी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस नदी के मगरमच्छ इस नदी की जान है। वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी के मगरमच्छ हमेशा ही काफी चर्चा का केंद्र रहे हैं। इन दिनों विश्वामित्री के मगरमच्छ की गिनती हो रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं विश्वामित्री नदी है और विश्वामित्री नदी के कोई भी ब्रिज से आप गुजरेंगे तब लोग जरूर आपको वहां खड़े हुए देखने मिलेंगे, जो मगरमच्छ को देखने के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि मगरमच्छ यहाँ दिखते ही रहते हैं। अगर हम कैमरे को भी थोड़ा सा जूम कर सकें तो 2 मगरमच्छ तो आपको जरूर दिखाई पड़ ही जाएंगे। इन दिनों मगरमच्छों की गिनती हो रही है और सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ विश्वामित्री नदी में निवास करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ देखने मिलते हैं, जिसकी गिनती इन दिनों हो रही है। एक और विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात चल रही है और दूसरी ओर ये मगरमच्छ की गिनती का चुनौतीपूर्ण काम शुरू किया गया है। मगरमच्छों की गिनती हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि करीबन 27 किलोमीटर का विश्वामित्री का पट है और वहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में मगरमच्छ के साथ साथ कछुए, मछलियां, ये सारे जो जलचर जीव है वो यहाँ रहते हैं। और ऐसे में वन विभाग, गिर फाउंडेशन और प्राणी संस्था से जुड़े जो लोग हैं वो गिनती कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है और मगरमच्छ की जो कुछ आदतें हैं, जो उनका रूटीन है, ये जो लोग जानते हैं वो ये अभ्यास कर रहे हैं और बहुत बारीकी से मगरमच्छों की गिनती करनी पड़ती है, क्योंकि किस तरह की उनका कद है, कैसी उनकी पूंछ है,
क्या क्या निशान है, उस आधार पर ये गिनती की जाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है और वैसे भी वडोदरा के लिए मगरमच्छ हमेशा ही क्लोज टू हार्ट रहते हैं, क्योंकि अमूमन मगरमच्छ देखने का जो भी क्रेज है वडोदरा शहर के लोगों में हमेशा ही देखने मिलता ही है। मगरमच्छ की गिनती का काम बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि मगरमच्छ कभी भी हमला भी कर सकते हैं। वैसे विश्वामित्री के जो मगरमच्छ है वो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली माने जाते हैं। गिर फाउंडेशन के सहयोग से ये पूरी प्रक्रिया को किया जा रहा है और गिर फाउंडेशन की ओर से अधिकारी रितेश गहलोत जी हमारे साथ है। सर, किस तरह से ये गिनती हो रही है और कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य होता है? ये कामगिरी जो है गिर फाउंडेशन जो वन विभाग है और यहाँ के जो डिवीजन ऑफिस है उनके साथ में रहकर कर रहा है। और इस कामगिरी को हमने 5 और 6 तारीख को पूर्ण करने का प्लानिंग किया था। तो हमने उसके एक आगे दिन मीन्स 4 तारीख को एक ट्रेनिंग का सेशन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स जुड़े थे और साथ में यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनको भी हमने इनवाइट किया था और वो भी उपस्थित रहे थे और उन्होंने एड्रेस भी किया था जो भी उपस्थित हुए उनको। और साथ में वन विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी हाजिर रहे थे। और उसमें जो भी चर्चा हुई उसके आधार पर हमने सीट बनाई थी और उसमें कौन कौन सी कॉलम रखनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें एंटर करनी है, वो सभी हमने डिसाइड किया था। उसमें सभी के इनपुट हमने लिए थे, अधिकारियों के इनपुट भी लिए थे, एक्सपर्ट के जो इनपुट्स है उनको भी इंक्लूड किया था। और उसके आधार पर हमने 5 तारीख और 6 तारीख को डिसाइड किया कि ये जो एस्टिमेशन की एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाएगी। और हमें एस्टिमेशन की जो एक्सरसाइज है उसमें 2 भाग में हमें डेटा एंट्री करनी थी। एक सुबह के डेटा को एंट्री करनी थी और साथ में शाम के 8 बजे से 11 बजे का एंट्री जो है वो भी हमें लेना था। तो सुबह में हमने 9 बजे से 1 बजे तक का जो टाइमिंग है वो फिक्स किया था। और उसमें क्या है कि जो 25 किलोमीटर का विश्वामित्री का बेल्ट है हमने इंक्लूड किया है। 25 किलोमीटर के बेल्ट को हमने 9 जोन में और 20 पॉइंट में डिवाइड किया है। और जो आसपास के जो भूगोल है उसको ध्यान में रखते हुए आसपास के जो पॉन्ड है उसको भी हमने ले लिया था। तो इन टोटल हमने 25 जितनी जो टीम है वो हमें बनाई है और उसमें 200 जितना जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और सभी जो पॉइंट एक पॉइंट पे एक टीम हमने रखी है, उनको उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी मालूम था। जीपीएस लोकेशन भी हमने उनको प्रोवाइड किया था। तो जीपीएस लोकेशन से वो अपना जो एरिया है वो जान सकते थे उसको किस एरिया में ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन की बात करें और डेटा एस्टिमेशन की मेथड की बात करें तो हमने डायरेक्ट साइटिंग मेथड का यूज किया है। तो हम जब एंटर करते हैं हम हमारे एरिया में, तो वहाँ पे जो अगर मगर का ग्रुप दिखता है तो उसका जो टाइमिंग है दिखने का वो एंटर करते हैं। और साथ में उसमें ग्रुप में कितने मगर दिखते हैं वो भी हम एंटर करते हैं उसमें। और उसके साथ साथ उसके आसपास का एरिया कैसा है, उसका अगर जो हम बोलते हैं कि बखोल है, बरो है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी भी एंट्री हम अंदर की है। और उसकी जो लेंथ है मगर की जो हमें दिखती है वो फीट में हमने अंदर सीट में एंट्री की है। और इसी तरह से अगर मगर दूर है तो मगर को अच्छे से देखने के लिए हमने बायनोक्यूलर भी प्रोवाइड किया है। तो बायनोक्यूलर से भी मगर को अच्छे से देख के उसकी जो लेंथ है हम जान सकते हैं। साथ में उसका आसपास का जो एरिया कैसा है वो भी हम जान सकते हैं। तो उस तरह से एंट्री हम डेटा सेट में कर सकते हैं। रात की बात करें तो रात में हमने जो मगर को देखने के लिए टॉर्च का उपयोग किया है, सभी को टॉर्च प्रोवाइड की थी। और टॉर्च का उपयोग करके हम उसकी आंखों का जो चमक है उसके आधार पर हम जो मगर की संख्या भी जान सकते हैं। हाँ, उस वक्त जो है उसमें लेंथ हम थोड़ा अनुभवी जो स्टाफ रखे हैं तो उसके आधार पे, उनके अनुभव के आधार पे हम लेंथ भी अंदर एंट्री की है। तो हमने ऐसा ध्यान में रखा है कि जो अनुभवी स्टाफ है वो हर एक टीम में रहे। तो उस तरह से ये गिनती जो है हम कर रहे हैं। और आज हमारा 6 तारीख का अंतिम दिन है। सर, इससे पहले मगरमच्छ की गिनती कब हुई थी और तब कितनी तादाद में मगरमच्छ पाए गए थे? उसका डेटा तो यहाँ की जो ऑफिस है उसमें से लेना पड़ेगा। हम तो गिर फाउंडेशन से आए हैं, तो हम ये गिर फाउंडेशन फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहा है। किस तरह के अनुभव हो रहे हैं आपको और आपकी टीम को? बहुत बढ़िया अनुभव है। सभी एक्सपर्ट का भी हमें बहुत सहयोग मिला है। यहाँ की जो डिवीजन ऑफिस है उनका भी बहुत सहयोग मिला है। वॉलंटियर्स भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और उनका उत्साह भी बहुत अच्छा है। सभी सामने चल के हमें अप्रोच किया था कि हम ये काम में जुड़ना चाहते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो अनुभव है बहुत बढ़िया रहा है।
चलिए हम बात कर रहे थे गिर फाउंडेशन के गहलोत सर से, जो बता रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन डेटाबेस एंट्री कर मगरमच्छों की गिनती हो रही है और हमें एक्यूरेट के आसपास मगरमच्छों की गिनती और संख्या पता चलेगी तो आने वाले वक्त में ये डेटा हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। वडोदरा विश्वामित्री और विश्वामित्री के मगरमच्छ से सालों से जुड़े हुए विशाल ठाकुर हमारे साथ है, जो वन्य जीवों का अभ्यास हमेशा से करते आए हैं। विशाल भाई, ये जो गिनती चल रही है उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है? देखिए, क्रोकोडाइल सेंसस का एक मेथड रहता है। पहली बात तो ये है कि स्टेट लेवल पर हर 5 साल में जो भी शेड्यूल 1 स्पीसीज है, जैसे एशियाटिक लायन है, लेपर्ड्स है, स्लोथ बेयर्स है, क्रोकोडाइल है, उनका हर 5 साल में एक सर्वे होता है, एस्टिमेशन काउंट होता है। बड़ौदा का एक जो सेंसस हुआ था, जो ऑफिशियल हुआ था 2015 में हुआ था। उसके बाद एक एनजीओ और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के ऊपर 2019 में हुआ था। तब से लेके 25 तक अभी तक कोई सर्वे हुआ नहीं था और इस साल वैसे भी सर्वे होने वाला था। ऊपर से कॉरपोरेशन की जो रिवर को डीप करने की जो थियरी उन्होंने जो रखी है, उसको अप्लाई करने के लिए भी एक सेंसस जरूरी था। इसलिए गिर फाउंडेशन गांधीनगर, सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन वडोदरा और वाइल्ड लाइफ सर्कल वडोदरा के डिपार्टमेंट के सौजन्य से एक ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें एक एस्टिमेशन निकाला जा रहा है कि जितने भी इन्होंने अलग अलग जोन बनाए हुए और प्लस जो तालाब है बड़ौदा में, उसमें कितने क्रोकोडाइल है उसका एक काउंट लेना है। और उस काउंट के हिसाब से फिर आगे का तो जो भी ये डिक्लेरेशन क्या काउंट आया है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और कॉरपोरेशन क्या काम करेगा वो वही जाने। बट हमारा काम ये है कि इस जोन के अंदर हमको जो जोन दिया गया है वो है रात्रि बाजार, मंगल पांडे रात्रि बाजार से लेके नरहरी ब्रिज तक का। तो ये जोन नंबर 3 का ए पार्ट है, जिसके अंदर हमने क्रोकोडाइल्स की डे काउंट किया है, नाइट काउंट किया है, और आज अगेन हम लोग डे काउंट कर रहे हैं। तो 2 दिन हम लोगों ने काउंट किया, लेकिन आज हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्योंकि काउंट हमको पता चल गया नाइट और डे के हिसाब से कितना है। हमारे साथ कुछ जूलॉजी के स्टूडेंट्स भी है, तो हम लोग अभी उनके बिहेवियर पे थोड़ा काम कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक मेथड होती है कि कई जगह पे क्या होता है कि दिन में ह्यूमन हैबिटेट है, लोगों का आना जाना होता है, कुछ लोग टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ अपने जानवर लेके जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ जो छोटे मगरमच्छ होते हैं, बच्चे होते हैं, जुवेनाइल सब एडल्ट होते हैं, वो यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। तो उनका एक्चुअल काउंट आपको मिलता है नाइट में, क्योंकि वो एक तो पहली बात तो क्रोकोडाइल खुद एक नॉक्टर्नल स्पीसीज है। रात को जब शांति हो जाती है और लोग अपने घरों में चले जाते हैं, उस समय क्रोकोडाइल थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और खुल के पानी में आ जाते हैं। तो जो टॉर्च की मेथड होती है, रात को आप जब टॉर्च करोगे तो उनकी आंखें चमकती है, कुछ ऑरेंज ग्लो करती है। बड़े मगरमच्छों की होगी थोड़ी ऑरेंज ग्लो करेगी, जो सब एडल्ट होंगे उनकी थोड़ी कम ग्लो करेगी, और जो बच्चे होंगे उनकी कुछ सिल्वर टाइप से ग्लो करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि कौन कौन से मगरमच्छ, कौन सी साइज के, कौन सी एज के मगरमच्छ बैठे हुए। और डे से हमेशा नाइट का काउंट हमको हमेशा ज्यादा मिलेगा। विशाल भाई, ये तो चलो अगर कोई आप बाहर प्राणी काउंट कर रहे हैं तो उसे आप किसी भी तरह से टैग कर सकते हैं। इन्हें एक बार काउंट कर लिया, उसे कैसे समझते हैं कि ये काउंट हो गया है, अब दूसरा काउंट करना है? ये कैसे होता है? ये मेरे लिए बड़ा बहुत क्यूरियस वाला थिंग है। देखिए, एक तो ये सीजन ऐसी है कि एक्चुअल में जो काउंट लेना होता है क्रोकोडाइल्स का, वो जब सबसे ज्यादा ठंड की सीजन होती है, लाइक दिसंबर और जनवरी में करना होता है। उस समय क्या होता है कि क्रोकोडाइल अभी भी आप देख रहे हो कि बास्किंग में बैठे, ये हिल ही नहीं रहे। 2, 3, 4 घंटे तक ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो वो रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिपीट का, तो इसीलिए हम लोग एक काम काउंट ये करते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, ऊपर की नीचे की तरफ काउंट करते हैं, और दूसरा सर्वे हम रिवर्स काउंट करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। उससे क्या होता है, फिर हमको ये पता चलता है कि कोई मगरमच्छ अगर छूट गया है तो वो भी काउंट हो जाता है, और रिपीट काउंट होता है। जैसे अभी एक क्रोकोडाइल हमको 3 जगह पे मिला, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ जो क्रोकोडाइल को जो काउंट करने बैठा है उसके पास कितना एक्सपर्टाइज है क्रोकोडाइल के लिए, और वो क्रोकोडाइल को कितना जानता है। अभी अगर हमारी जगह कोई और होता तो वही क्रोकोडाइल उन्होंने 3 बार काउंट कर लिया होता ये है कि यहाँ से हम लोग एक क्रॉस एंगल पकड़ेंगे, तो यहाँ से 200-300 मीटर का जो हमने जो काउंट ले लिया है, उसके बाद हम सीधा उसके आगे निकल के उसके काउंट करेंगे, आगे के हिस्से को काउंट करेंगे, तो रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, एस्टिमेशन इसीलिए कहा जाता है कि जैसे हमने दिन का काउंट लिया, रात का काउंट लिया, अब डिपार्टमेंट और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठ के उसके बीच का या सिमिलर उसके आसपास का काउंट निकालने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी एनिमल को कभी भी परफेक्ट काउंट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है कि हम एक एस्टिमेशन के हिसाब से बता सकते हैं कि कितने क्रोकोडाइल है। एक 350 क्रोकोडाइल 400 का एक काउंट मिला था पहले, इस बार वो काउंट बढ़ेगा। उससे हमको एक रेशियो भी पता चलेगा कि इनका जो जन्म दर है वो कितना सक्सेस है, ये भी हमको पता चलेगा।
विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात हो रही है और इन्हें शिफ्ट करने की भी बात हो रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल ही है। मतलब हम लोग नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम यही कहेंगे कि नेचर, नदी जो भी है, पहाड़ है, ये सब कुदरत का एक सर्जन है। और कुदरत को पता है विश्वामित्री कैसी होनी चाहिए, उसी हिसाब से उन्होंने विश्वामित्री बनाई, उसी हिसाब से उन्होंने नर्मदा बनाई, उसी हिसाब से गंगा ब्रह्मपुत्र बनाई। अब आप ये बोल दो कि हम इसको 10 फीट गहरी कर देंगे तो फ्लड नहीं आएगा, तो जब गंगा और नर्मदा में जैसी बड़ी नदियां अगर फ्लड को नहीं रोक पाती, तो विश्वामित्री फ्लड देखो एक नेचुरल डिजास्टर है और वो होने ही वाला है। आप ये बोल दो कि हम अर्थक्वेक बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हम फ्लड बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ नेचर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मगरमच्छ नहीं है, कछुए भी है, मछलियाँ भी है। उसके सराउंडिंग में आप जो बायोडाइवर्सिटी, जो कैनोपीज देख रहे हैं, उसमें कितने सारे बर्ड्स का नेस्टिंग भी होता होगा, कितने मैमल्स यहाँ रहते होंगे। सिर्फ नदी को गहरी करना, करोड़ों का बजट लाना, खर्चा करना, ठीक है, मैं उसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप नेचर को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप नेचर को गुस्सा दिला रहे हो। 10 फीट गहरी करने से अच्छा है कि आपने नदी किनारे, ये जो आप देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन है, ये सब इलीगल है, आपको ये नहीं होने देना था। नदी तो अपना काम बरसों से कर रही है, पहले भी लोग यहाँ रहते थे, गायकवाड़ शासन में भी लोग रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरीके का फ्लड नहीं देखा था, क्योंकि तब नदी की रिपेयरेंस जो थे वो खुली थी, नदी के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन आप अभी कभी कहीं भी चले जाओ तो आपको नदी के दोनों हिस्सों पे आपको इतना कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मतलब शहर का पानी नदी तक पहुंच ही नहीं पाता। फ्लड और पानी जब आता है तो एक झटके से नदी में आता है, जिससे नदी ओवरफ्लो हो जाती है, इसी वजह से फ्लड आते हैं। और हम ये भी मानते हैं नेचर में फ्लड आने भी जरूरी है, अर्थक्वेक आने भी जरूरी है, वोल्केनो का ब्लास्ट होना भी जरूरी है, तूफान आना भी जरूरी है। इससे नेचर की एक सिस्टम सेट होती है, लेकिन हम इसको रोकने की जबरदस्ती कोशिश करते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप नेचर को कंट्रोल करने जाओगे तो फिर नेचर जो है वो एकदम बेफाम हो जाएगा फिर। तो विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात तो चल रही है, लेकिन गहरी करने के बजाय उसे चौड़ी करने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे अतिक्रमण विश्वामित्री नदी पर हुए हैं और सालों साल से ये अतिक्रमण विश्वामित्री नदी के तट पर है, और इसीलिए नदी का जो भी नेचुरल हिस्सा था वो हमने छीन लिया है। ऐसे में बार बार बाढ़ तो आती है, लेकिन ये जो मगरमच्छों के शिफ्टिंग की बात है वो चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगी। विश्वामित्री नदी के पट पर इन दिनों विश्वामित्री नदी में जो मगरमच्छ बसते हैं उनकी गिनती चल रही है, और मगरमच्छ जब हम जैसे आम लोगों के लिए भी अट्रैक्शन का केंद्र है, तो एमएस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के स्टूडेंट्स के लिए तो ये पसंदीदा सब्जेक्ट है। वो भी यहाँ जो स्टडी चल रही है, गिनती चल रही है, उसमें शामिल हुए। उनसे जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने देखा और क्या क्या समझा। आप कल से मगरमच्छों की गिनती कर रहे हैं, क्या देखा, क्या इंटरेस्टिंग क्या होता है इसमें? हमने ये नोटिस किया कि मगरमच्छों की संख्या में दिन में और रात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा हमने, और कैसे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और टेम्परेचर और दूसरे कई केमिकल्स हैं विश्वामित्री में बहुत प्रदूषण हो गया है, तो वहाँ मगरमच्छ कैसे जी रहे हैं हमने वो सब नोटिस किया और उनकी गिनती भी शुरू की। और हमने ये नोटिस किया कि उनकी गिनती में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला दिन में और रात में। रात में जुवेनाइल्स की संख्या में बहुत डिफरेंस मिला, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ क्रोकोडाइल नॉक्टर्नल्स होते हैं, तो उनकी संख्या में हमें डिफरेंस दिखा। दिन के बजाय रात में ज़्यादा दिखे थे हमको। और जुवेनाइल्स की संख्या में इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं, पक्षी हैं जो रैप्टर्स हैं वो सब, तो वो सब की वजह से वो दिन के बजाय रात को प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ। तो क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, ये कितना चैलेंजिंग होता है और कितना इंटरेस्टिंग होता है? इंटरेस्टिंग तो वैसे क्रोकोडाइल एज इन बहुत काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक वो लोग एंशिएंट एनिमल्स है, कब से हम से भी पहले से यहाँ, और दे आर मैजेस्टिक। लाइक उनको क्रिएचर्स इन जनरली बड़े लाइक फैसिनेटिंग है। तो उनके साथ रिस्क तो यह है कि हमें पहले उनको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में रहना पड़ता है। फिर वो उनके बास्किंग एरियाज ऐसे हैं कि हम कभी देख भी नहीं पाते। हमारे पास अभी 4 क्रोकोडाइल्स थे वहाँ, तो वहाँ एक ऐसे कैमोफ्लेज्ड है कि क्या कहते हैं, हमें देखना हार्ड है। और आधे ये क्या कहते हैं पानी में है। सो एक तो वो टास्क है कि हम इनको कैसे ढूंढे, फिर उनके बास्किंग पैटर्न, उनका फीडिंग पैटर्न, फिर कहाँ वो लोग क्या कहते हैं
कौन से स्पॉट है जो वो प्रीफर कर रहा है जी। सो ये सब अलग अलग चैलेंजेस है हम जो फेस कर रहे हैं अभी थोड़े थोड़े, और हेल्पफुल हमारे वॉलंटियर्स और सर्स है जो हमें इन्फॉर्म करे कि यहाँ होते हैं, उनका बिहेवियर क्या है। कितना हेल्पफुल होगा ये जो स्टडी आप कर रहे हैं? क्या रूटीन देखा आपने मगरमच्छ का? मगरमच्छ का रूटीन तो हम यही देख रहे हैं, हम दिन में 2 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एक सुबह के समय, एक रात के समय, और अगले दिन फिर से सुबह के समय, ताकि हमें कभी भी गलती ना हो काउंटिंग में, पता चले कि अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभार कम भी होते हैं, ऐसे करके। और दिन के टाइम में तो मोस्टली मगरमच्छ बाहर आते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है तो हम अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, जबकि वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो वो दिन के समय आते हैं, वो काफ़ी टाइम तक बाहर बैठते हैं, वो रेस्टिंग पोजीशन में भी होते हैं, तब वो जल्दी अटैक नहीं करेंगे, पर कभी कभार वो एक्टिव पोजीशन में होते हैं कि उनके पैरों से पता चल जाता है कि वो एक्टिव पोजीशन में और ये शायद अटैक कर सकता है, और हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ऐसी चीज़ें हैं। और रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इस चक्कर में ये लोग सरफेस पे भी होंगे, और तब इनको भी पता है कि आसपास की मूवमेंट कम है, तो अपने बच्चों को भी लेके इधर उधर जा सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है हमारे लिए भी, तो हमको जानने को मिला इस बार। और वैसे भी वडोदरा बहुत ज़्यादा फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए, तो इसलिए। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं, गिनती चल रही है एक और एग्जिट आंकड़ा पता चल जाएगा। 2 दिन का ये सर्वे था, आज खत्म हो रहा है, और विश्वामित्री नदी में कितने मगरमच्छ है ये आंकड़ा आपके सामने आएगा। कैसे गिनती होती है ये हमने बताया, और कैसे मगरमच्छ अंदरूनी हिस्से में भ्रमण करते हैं, किनारों पर रहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ स्टडी की जा रही है, उनकी पैटर्न, उनका रूटीन, ये सब स्टडी किया जा रहा है और गिनती की जा रही है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए। अमेरिका से स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों के मामले ने अब तूल पकड़ा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और अमेरिका के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है। 5મી ફેબ્રુઆરી 140 કરોડ ભારતીયોના અપમાનજનક સ્થિતિનો એટલે કે 104 ભારતીયોને હાથમાં હથકડી અને પગમાં જંજીર લગાડીને અમેરિકાની અહંકારી ટ્રમ્પ સરકારે કાયદાના નામે ભારતીય નાગરિકોને અપમાનજનક સ્થિતિ કરી છે। આ માત્ર 104 નાગરિકનું અપમાન નથી, પણ ભારત દેશના 140 કરોડ નાગરિકોનું અપમાન છે, અમાનવીય વ્યવહાર છે। આ 104 ભારતીયો એ આતંકવાદી નહોતા, એ ટેરરિસ્ટ નહોતા, ખૂંખાર ગુનેગારો નહોતા, પણ તેમની સાથે જે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યોનો વિડીયો આવ્યો સામે, એનાથી મને એમ થાય છે 140 કરોડ ભારતીયોનું અપમાન કરનાર ટ્રમ્પ સરકારે જે રીતે વ્યવહાર કર્યો છે, એ વ્યવહાર અંગે એક ભારતીય તરીકે પણ મને દુઃખની લાગણી થઈ છે। દેશના તમામ લોકોને દુઃખ થાય। કેન્દ્રમાં બેઠેલી મોદી સરકાર એ જવાબ આપવાનો સમય આવ્યો છે। આપણા સૌના ટેક્સના પૈસે અબકી બાર ટ્રમ્પ સરકાર કાર્યક્રમ કરે સ્ટેડિયમમાં। મારા અંગત મિત્ર છે, ભાઈબંધ છે, એવી વાત કરીને સમાચારોની સુર્ખીઓમાં રહેનાર તમે ક્યાં ગયા? ત્યારે તો તમારો ભાઈબંધ તો ભારતીયોનું અપમાન કરે છે, અમાનવીય વ્યવહાર કરે છે। ક્યાં ગઈ તમારી 56 ઇંચની છાતી? એ બોલવામાં તો બહુ બધું હતું। મારા દેશનો ભારતીય હાથમાં હથકડી અને એના સપના જમીન પર આવ્યા છે। મકાન એમને ગીરવે મૂકેલું અને જમીન એમની વેચાઈ ગઈ। આ એમને એમ નથી ગયા। તમે વચન આપ્યું હતું 2 કરોડ રોજગારનું દર વર્ષે, એટલે કે 11 વર્ષમાં 22 કરોડ રોજગાર, સ્થાનિક કક્ષાએ રોજગારની તક ન મળી અને પોતાના ભવિષ્યના, પોતાના પરિવારના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે એનકેન પ્રકારગ્રસ્ત થઈ ગયા। હું એ માનું છું કે એમને ક્યાંક એ દેશના જે તે દેશમાં રહેતા હશે, એના કાનૂનનો કંઈક અમલવારીમાં ચૂક હશે, કંઈક ભૂલ થઈ હશે, કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ એમને કોઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હશે, પણ એને જે ઉલ્લંઘન કર્યું છે એ પહોંચવા માટેનું છે। પણ એ દેશની જમીન ઉપર એમને આતંકવાદી તરીકે કામ નથી કર્યું। એ દેશમાં એમની શ્રમ શક્તિથી રાત દિવસ મહેનત કરીને એ ડોલરિયા દેશની અંદર પણ એમને એ દેશ માટે પોતાની શ્રમ શક્તિનું
રોકાણ કર્યું છે. હું એ પણ કહેવા માંગુ છું, એ દિવસ યાદ કરો જ્યારે ભારતના એક રાજનયિકનું અમેરિકન સરકારે અપમાન કર્યું. કેન્દ્રની તત્કાલીન ડોક્ટર મનમોહન સિંહજીની સરકાર, કોંગ્રેસની સરકારે સૌથી પહેલા વિદેશ મંત્રાલયે અમેરિકાની સામે વાંધો વ્યક્ત કર્યો. गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और स्थानीय ट्रेड यूनियन की ओर से संयुक्त कामदार कमेटी और संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी ने अपनी मांगों को दोहराया है. बजट 2024 के जैसे ही बजट 2025 भी कामदारों के लिए कोई खास खबर लेकर नहीं आया है, जिसका देश के राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा विरोध किया जा रहा है. वडोदरा में भी संयुक्त कामदार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति ने इस मामले आवेदन पत्र देकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया है. આજે સંયુક્ત કામદાર સમિતિ તરફથી અને સંયુક્ત ટ્રેડ યુનિયન સમિતિ તરફથી જે બજેટ આવ્યું છે એ બજેટનો વિરોધ કરવા માટે અને આ બજેટમાં કામદારોને કંઈ મળ્યું નથી એના સંદર્ભમાં આજે આ કાર્યક્રમ અમે રાખ્યો છે. અમે એકચ્યુઅલી ભારત સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ કે અમને ભલે 12 લાખ ઇન્કમ ટેક્સ કરી નાખ્યો હોય, પણ આ મજૂરોને મિનિમમ વેજીસ જ નથી મળી રહ્યું. જ્યારે મિનિમમ વેજીસ જ નથી મળી રહ્યું તો 12 લાખ ઇન્કમ ટેક્સ ફ્રી કરવાનો મતલબ શું છે? એટલે આ બધી વસ્તુઓમાં અને કામદારોને ટોટલી ઇગ્નોર કરવામાં આવ્યા છે. એનો વિરોધ કરવા માટે આજે અમે અહીંયા એક આંદોલનનું સ્વરૂપ આપ્યું છે અને આજ અમારી માંગોને લઈને અમે પ્રધાનમંત્રીશ્રીને એક મેમોરન્ડમ કલેક્ટર થ્રુ આપવાના છીએ. આમાં અમારું એ જ છે કે તમે મિનિમમ વેજીસ 21 થી 26,000 સુધી કામદારોને મળવું જોઈએ. લેબર કોડ 4 છે એને રદ કરવા જોઈએ. કામદારોની જે સામાજિક સુરક્ષાઓ છે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા રદ કરવી જોઈએ. આજે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાના નામે કામદારોનું જે શોષણ થઈ રહ્યું છે એ શોષણને બંધ કરવું જોઈએ. એના માટે અમે આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. सेहतमंद जीवन की कुंजी है सही पोषण और संतुलित आहार. हर उम्र के लिए जरूरी है सही डाइट और पोषण तत्वों का ज्ञान. आपकी अच्छी सेहत के लिए VNM लेकर आ रहा है एक विशेष शो सेहत, जहां हमारे न्यूट्रिशन कोच आपको देंगे हर उम्र के लिए सेहत से जुड़ी जरूरी टिप्स और डाइट प्लान्स. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए सेहतमंद रहने के आसान तरीके. तो जुड़िए हमारे साथ सेहत में और जानिए अपनी सेहत का राज. सेहत, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सही जीवन है. तो देखना ना भूले सेहत के नए एपिसोड्स हर सोमवार शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ VNM TV पर. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका सहित आसपास के गांवों में तेंदुए का डर बना हुआ है। दाहोद में तेंदुआ बार बार मानव बस्तियों में देखा जा रहा है और भोजन की तलाश में कई जगहों पर कुत्तों और उनके बच्चों का शिकार कर रहा है। वन विभाग को सूचना मिलने के बाद 8 दिन पहले नलवाई गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया था। अब नवागाम के खरोड़ नदी के पास मकई के खेत में दूसरा पिंजरा लगाया गया है, जिसमें बकरा रखा गया है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में आज छात्रों ने सिग्नेचर डे मनाया। MS यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में सिग्नेचर डे का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने सफेद टी शर्ट पहनी और एक दूसरे के टी शर्ट पर सिग्नेचर किए। इस दिन का उद्देश्य छात्रों को अपनी यादों को संजोने का एक खास तरीका देना था। આજ રોજ MS યુનિવર્સિટીમાં ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સમાં સિગ્નેચર ડે ઉજવવામાં આવ્યો છે, જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ વ્હાઇટ ટી શર્ટ એકબીજાને સિગ્નેચર કરી રહ્યા છે અને બધાય બહુ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી આ ડે ઉજવવામાં આવ્યો છે અને એવું લાગે છે કે હા આ ડેઝ પહેલાં કરતાં વધારે એન્જોયમેન્ટ અને उत्साहથી ઉજવી રહ્યા છે। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में नगर निकाय चुनाव को लेकर कोरबा सांसद का रोड शो आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने मरवाही नगर पंचायत के कांग्रेस चुनाव प्रत्याशी मधु बाबा गुप्ता के समर्थन में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद महंत ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात की और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों पर तंज कसा। सांसद महंत ने कहा कि भाजपा नेताओं का मुख्य उद्देश्य केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक इस क्षेत्र में विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। वे केवल रिबन काटने तक ही सीमित हैं, जिससे यहाँ के लोग भी निराश हैं। देखिए, हमारा घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा। आज महंत जी ने हम लोगों ने महीनगढ़ में दिया। महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, सुरक्षा को देख रहे हैं। पिछले 14 महीने से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षित ही नहीं है। आए दिन कांड हो रहे हैं, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो बड़ा शहर हो। तो हमारे घोषणा पत्र को हम लाए हैं और आपको पता होगा कि इस घोषणा पत्र में हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और इसी आधार पे हम लड़ रहे हैं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो। शत इसका नियम का पालन करेंगे हम लोग। गुजरात के छोटाउदेपुर के संखेड़ा में सरकारी आवास देने के नाम पर महिला पर बलात्कार किए जाने की घटना सामने आई है। संखेड़ा में एक महिला को सरकारी आवास योजना का लाभ देने के लिए
गांव के सरपंच के पति ने घर पर बुलाया और उस पर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में किए जाने पर संखेड़ा पुलिस स्टेशन ने सरपंच के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 फरवरी की रोज छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के संखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक बलात्कार का गुनाह रजिस्टर हुआ है। उस गुनाह के बनाव में जो फरियादी है उन्होंने फरियाद दी है कि उनके गांव के सरपंच जो कि एक महिला है, महिला सरपंच के पति ने उनको एक आवास योजना के चलते अपने घर पर बुलाया और उन्होंने बोला कि जो आपके कागजात है, घर के जो भी कागजात हैं आप आके ले जाइए और जिस आवास योजना के लिए जो आपकी घर वेरो पावती की कमी है उसका काम मैं अपने घर पे कर दूंगा। तो उस समय सरपंच अपने घर पे अकेला था और जो ये महिला थी वो भी अकेले कागजात लेके उसके घर पहुंची। सरपंच ने उस महिला से कागजात बनाने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की बात की। जब महिला ने मना किया तो सरपंच के जो पति हैं उन्होंने जबरदस्ती महिला के साथ बलात्कार का गुनाह किया है। सेहतमंद जीवन की कुंजी है सही पोषण और संतुलित आहार। हर उम्र के लिए जरूरी है सही डाइट और पोषण तत्वों का ज्ञान। आपकी अच्छी सेहत के लिए वीएनएम लेकर आ रहा है एक विशेष शो सेहत, जहां हमारे न्यूट्रिशन कोच आपको देंगे हर उम्र के लिए सेहत से जुड़ी जरूरी टिप्स और डाइट प्लान। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए सेहतमंद रहने के आसान तरीके। तो जुड़िए हमारे साथ सेहत में और जानिए अपनी सेहत का राज। सेहत, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही सही जीवन है। तो देखना ना भूलें सेहत के नए एपिसोड्स हर सोमवार शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीएनएम टीवी पर। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।